नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे जो हमारा क्रम चल रहा है दोस्तों क्लासेस का, वो है नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक। और आज का जो नाटक है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद जी का ध्रुव स्वामी। तो आज हम ध्रुव स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी विषय वस्तु, उनकी कथा, सार, पात्र, महत्वपूर्ण बिंदु, ये सब चीज़ें हम आज उसके बारे में बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम आप कथानक सार और पात्रों पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों प्रकाशन, जो कि 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है ध्रुव स्वामी का। और ध्रुव स्वामी प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है, और यह प्रसाद जी का अंतिम नाटक भी है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से आप याद रखिएगा कि प्रश्न ऐसे भी सीधा पूछा जाता है, अंतिम नाटक कौन सा है, तो प्रसाद जी का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामी। इसका कथानक दोस्तों गुप्त काल संबंधित है और इतिहास सम्मत है, और इसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता जाऊंगा। इस उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में यह घटना अंकित है, जिसमें ध्रुव स्वामी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। और 7वीं शती में बाणभट्ट ने भी अपनी हर चरित्र में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने नारी बेश में एक शक शिविर में जाकर और शकराज का वध किया। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक नाटक है इस दृष्टि से। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको और महत्वपूर्ण बातें दोस्तों इसके बताऊंगा साथ ही साथ, जैसे कि प्रसाद जी ने इस नाटक की भूमिका में स्वयं लिखा है कि चंद्रगुप्त का परकलवत कामुक शकराज को मारना और ध्रुव स्वामी का पुनर्विवाह एक ऐतिहासिक सत्य होने में संदेह नहीं रह गया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक ऐतिहासिक है। और शकराज से गुप्त वंश का युद्ध इतिहासकारी के अनुसार 374 ईसा पूर्व से लेकर के 380 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है दोस्तों। तो ये एक ऐतिहासिक नाटक है दोस्तों, और इसके साथ साथ ही बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं इसमें प्रसाद जी ने इस नाटक को लिखने के लिए, जो मैं आपको आगे चर्चा करूँगा और बताऊँगा। ठीक है, दोस्तों अगर मुझसे आप संपर्क करना चाहते हैं, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको, तो मेरे नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। आगे चलते हैं। इस नाटक की मूल घटना यद्यपि ऐतिहासिक है, तथापि नाटककार में इसमें कल्पना का समावेश भी किया है। यानी कि प्रसाद जी ने दोस्तों इस ऐतिहासिक घटना के साथ साथ कुछ काल्पनिक चीज़ें भी समाहित की हैं, जिससे नाटक के जो मुख्य पात्र हैं दोस्तों, जैसे चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, रामगुप्त, शकराज और शिखर स्वामिनी, और ये सब दोस्तों ऐतिहासिक पात्र हैं इसके अंतर्गत जो दिए गए हैं। और कोमा व मंदाकिनी जैसे आदि कुछ पात्र हैं वो काल्पनिक पात्र हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों, प्रसाद जी ने इनकी कल्पना शकराज के अनैतिक आचरण को पुष्ट करने हेतु की है। जो दोस्तों कल्पनात्मक जो पात्र दिए हैं उनमें वो शकराज के अनैतिक आचरण को पुष्ट करने के लिए दिए गए हैं। और साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटक ध्रुव स्वामी नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। तो दोस्तों यहाँ किस चीज़ का समन्वय है सुंदर, वो है इतिहास और कल्पना का। तो यानी कि काल्पनिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मिला जुलाकर ये जो उपन्यास बनाया बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नाटक के मुख्य प्रमुख पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पुरुष पात्र और स्त्री पात्र दो भागों में बांट लेते हैं। तो पुरुष पात्र में दोस्तों सबसे पहले आएंगे चंद्रगुप्त, जो कि इस नाटक का नायक है तथा प्रमुख पात्र हैं, और यह एक अधिकांश घटनाओं का केंद्र बिंदु तथा अंतिम फल भोगता है। और यह एक कर्तव्यनिष्ठ, साहसी, वीर, कुल मर्यादा तथा रक्षक तथा स्वाभिमानी युवक है। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रगुप्त के बारे में। और दूसरा इसमें दोस्तों जो मुख्य पात्र है, जो कि इस नाटक का खलनायक कह सकते हैं, वो है रामगुप्त, जो कि इनका सगा भाई है, चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है। खलनायक पात्र है जो कि मदपान करने वाला है, विलासी है, षड्यंत्रकारी युवक है, और कायर है, निर्लज्ज है, छली है, अनैतिक आचरण वाला है, अयोग्य व घमंडी भी है। ठीक है दोस्तों, और चंद्रगुप्त का भाई है। तो ये इस पे इसका जो खलनायक है वो हो गया जी। आगे चलते हैं। और दोस्तों तीसरे जो मुख्य पात्र हैं, जो बेसिकली सबसे मुख्य पात्र तो यही है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के सम्राट हैं दोस्तों, और वो चंद्रगुप्त के पिता हैं, यानी कि राजा हैं वो, जो कि जहाँ से इन दोनों उन पुत्रों की कहानी बढ़ती है दोस्तों। तो वो उनका हालांकि मृत्यु हो जाती है, कहानी उससे आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी एक मुख्य पात्र ही हैं। अगला है दोस्तों शिखर स्वामी, जो कि एक षड्यंत्रकारी अमात्य है और रामगुप्त का समर्थक है। ठीक है,
और पांचवा है दोस्तों सकराज, जो कि शक राज्य का अधिकारी है, यानी कि शक देश का राजा होता है और वो शक आक्रमणकारी भी है, और इस नाटक में वो एक आक्रमणकारी होता है और आक्रमण करता है मौर्य मतलब गुप्त वंश पर। ठीक है। अगला है दोस्तों अन्य कुछ पात्र और हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ अन्य पुरुष पात्र हैं दोस्तों, जैसे कि मिहिर देव है इसमें, और पुरोहित है, प्रतिहारी है, बौना है, सामंत कुमार है, खिंगल है, कुबड़ा है, हिजड़ा है आदि है। तो दोस्तों मिहिर देव जो है वो मंदाकिनी के पिता होते हैं, और पुरोहित वो होते हैं जो बाद में ये फैसला करते हैं कि किनको चंद्रगुप्त या किनको राजा बनाया जाना है। तो पुरोहित वो होते हैं दोस्तों, और बाकी ये कुछ छोटे मोटे पात्र हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद चलते हैं बी यानी कि पात्र बी यानी कि स्त्री पात्र दोस्तों। नारी पात्र में कौन कौन है, और ये नारी प्रधान नाटक है दोस्तों, इसमें नारी के पीछे ही सारी कहानी लिखी गई है। तो वो है नंबर सबसे पहले है ध्रुव स्वामिनी, जो कि एक इस नाटक की नायिका ही है, और साथ ही साथ वो एक जागृत, चेतनशील और निर्भीक वह प्रधान नारी पात्र है दोस्तों। और पूरा नाटक इनके आसपास ही घूमता रहता है दोस्तों, तो इसलिए बहुत मुख्य जो केंद्र है वो ध्रुव स्वामिनी का ही है, और नाटक का नामकरण भी इनके नाम पर ही किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। मंदाकिनी नाटक की काल्पनिक पात्र है, जो कि अद्भुत राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत और न्याय की समर्थक है, और नारी के अधिकारों के प्रति जागरूक भी हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है दोस्तों कोमा, जो कि सकराज की प्रेमिका है, प्रेयसी है, और मिहिर देव की पुत्री है। चौथे अन्य पात्र दोस्तों स्त्री अन्य पात्र और भी हैं इसके अलावा, जैसे खड़गधारणी है, परिचायिका है, और हिजड़ा भी दोनों में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इनका नाम भी यहाँ रख दिया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, किस में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब दोस्तों इन पात्रों को याद करने के लिए या इस छोटी सी कहानी को याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी। तो अब मेरे हिसाब से, मेरी समीक्षात्मक दृष्टि हिसाब से मैंने एक ट्रिक बनाने की हिसाब से बनाई दोस्तों, एक्चुअलिटी नहीं है, कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो नाटक है, ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो एक लव ट्रायंगल है। ठीक है। क्या है लव ट्रायंगल है, तो जैसे दोस्तों मैंने आपको दिखाया है नीचे सबसे ये ध्रुव स्वामिनी है, ये ध्रुव स्वामिनी है, और इसके तीन लोग हैं जो से प्यार करते हैं। एक है रामगुप्त, ठीक है, और दूसरा है सकराज, और तीसरा चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त तो बेसिकली से शादी होनी थी। ठीक है। तो ये लव ट्रायंगल यहाँ बनता है। और रामगुप्त के जो साथी हैं वो देखो शिखर स्वामी हैं, सकराज के स्वामी जो है वो साथी है वो है कोमा, चंद्रगुप्त की साथियों में हम स्कंदगुप्त या मंदाकिनी को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मुख्य जितने भी पात्र हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, लव ट्रायंगल बना करके आप इसे याद कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको पात्र याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कथा का सार, यानी कि इस कहानी का सार क्या है। ठीक है। वो मैं एक कथा का सार पूरा आपको सुना देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी या शॉर्ट में। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु संक्षेप, रोचक और गतिशील है दोस्तों। संक्षेप में गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था, और उसका विवाह जीते हुए राजा की कन्या ध्रुव स्वामिनी से निश्चित किया था। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त अयोग्य, विलासी और दुराचारी था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत शिखर स्वामी नामक षड्यंत्रकारी और अनाचारी के सहयोग से रामगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठता है और ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लेता है। इस सब को देखकर चंद्रगुप्त जो होता है वो पारिवारिक विग्रह की आशंकाओं से शांत बना रहता है। वो सोचता है कि परिवार बिगड़ जाएगा उससे, तो वो शांत बना रहता है और अपनी बहुलता दूसरे की पत्नी बन गई, यानी कि जो उनकी होने वाली पत्नी है दोस्तों वो किसी और की बन जाती है। इसी दृष्टि में क्या होता है कि रामगुप्त सेना लेकर दिग्विजय करने निकल पड़ता है। ठीक है। दिग्विजय करने निकल पड़ता है, और इस समय सकराज ने गुप्त साम्राज्य का युद्ध, इस समय सकराज का और गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा होता है। और इस युद्ध में दोस्तों शिक्षकों की यानी कि सकराक्षों की जो स्थिति बेहतर होती है, और सकराज ने युद्ध को बंद करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा उसके अनुसार रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को स्वराज के लिए उपहार में देने के लिए बोला। ठीक है। तो रामगुप्त ने यह प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। ध्रुव स्वामिनी ने अपनी रक्षा की प्रार्थना की, अपने कुल गौरव और मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने विनय भी किया, किंतु रामगुप्त ने अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए सकराज की संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है मैं ध्रुव स्वामिनी को तुम्हें दे देता हूँ। यानी कि एक तरह से ध्रुव स्वामिनी को हार के रूप में, अपनी संधि के रूप में बेच दिया, एक तरह से दे दिया। ठीक है।
आगे छोटी बातें दोस्तों और कथानक सार बताता हूँ। आगे होता है कि ध्रुवसावनी आत्महत्या करने को प्रस्तुत हो जाती है जब ऐसा उसको दिखता है तो, किंतु चंद्रगुप्त उसे रोकता है और चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री वेश में ध्रुवसावनी के साथ सकराज के शिविर में जाता है और सकराज की हत्या कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या होता है कि सकराज जब वो मृत्यु करने के लिए जा रही होती हैं ध्रुवसावनी तो चंद्रगुप्त उनको रोकता है और कहता है कि ठीक है, आप मृत्यु मत कीजिए और मैं आपका साथ देता हूँ, और वो उनके साथ स्त्री वेश में जाकर के सकराज को वध कर देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और मार्मिक स्टोरी है ये, मैं आपको और सुनाऊंगा आगे। इससे पूर्व सकराज जो उनकी प्रेमिका कोमा भी समझाती है सकराज को कि तुम्हें ध्रुवसावनी के उपहार में नहीं मांगना चाहिए, राजनीति से बड़ी होती है नीति। तो यह इनकी जो कोमा के पिता होते हैं वो भी समझाते हैं, जिसका आश्रय छोड़ने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसा कोमा के पिता मिहिरदेव सकराज को समझाते हैं, परंतु सकराज नहीं मानता और वो कोमा के प्रेम को भी ठुकरा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है, फिर शकदुर्ग पर अधिकार का समाचार सुनकर, क्योंकि सकराज को तो मार देता है चंद्रगुप्त, तो यह समाचार जैसे ही रामगुप्त के सैनिक सुनते हैं तो वो आकर के क्रूरता से प्रदर्शित करते हैं, लोगों को मार पीट काटने लग जाते हैं, और ऐसी दृष्टि में वो कोमा और उसके पिता मिहिरदेव को दोनों को भी मार देते हैं। ठीक है, आगे ध्रुवसावनी की प्रेरणा पर चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त का मुखर विरोध करता है और ध्रुवसावनी रामगुप्त में क्लीब व्यक्तियों अथवा पति मानने से अस्वीकार कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसे आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। तो अंत में क्या होता है दोस्तों, धर्म परिषद का आह्वान किया जाता है। उसमें पुरोहित जो होते हैं उनका निर्णय देते हुए कहते हैं कि रामगुप्त का ध्रुवसावनी के पर अब कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि उसने तो बेच दिया पहले। और परिषद के लोग रामगुप्त को गुप्तवंश के सिंहासन से भी हटा देते हैं और चंद्रगुप्त को वहाँ का राजा बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार चंद्रगुप्त का विवाह फिर ध्रुवसावनी से पुनः कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये है ध्रुवसावनी की पूरी कथानक सार। ये एक स्टोरी जो कहानी है वो ध्रुवसावनी की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, मेरी जो मेरे कंटेंट्स हैं और जो मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मुझसे मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी ज़रूरत है आपको मेरे लिए तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें अभी और आगे बता रहा हूँ दोस्तों, बने रहिए। अब चलते हैं दोस्तों नाटक के प्रमुख गीत। कुछ इसमें गीत भी हैं जैसे कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में थे दोस्तों, इसी प्रकार ध्रुवसावनी में भी कुछ गीत हैं और उसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यह कसक अरे आंसू सहजा, शीतल ताप लाता बह जा। दोस्तों यह जो गीत है वो मंदाकिनी जो गा रही है और प्रथम अंक में गा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन से अंक में कौन से गीत को गाया जा रहा है। और फिर उसके बाद है पैरों के नीचे जलदर हो बिजली से उसका खेल चले, विश्रांत शांति को साप दिए, अपर ऊंचे सब झेल रहे। यह भी दोस्तों मंदाकिनी ही जो है इस गीत को गा रही है और वो प्रथम अंक में गा रही है। ठीक है, एक और है दोस्तों इसमें, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस तू लाया, पल भर रुकने वाले कहतू पथिक कहाँ से आया। दोस्तों यह जो गीत है वो कोमा द्वितीय अंक में गा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ ये गीतों की झलक मैंने आपको दिखा दी। अब इसके साथ चलते दोस्तों महत्वपूर्ण कथन व पंक्तियाँ, इसकी जो महत्वपूर्ण कथन व पंक्तियाँ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार है, मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव व अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनना देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। तो दोस्तों यह कथन है चंद्रगुप्त जी का। और दूसरा, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझमें रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। तो दोस्तों यह जो कथन है ये महत्वपूर्ण है बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से। यह ध्रुवसावनी स्वयं इस कथन को बोल रही हैं। और तीसरा दोस्तों कथन है जो कि इस प्रकार से है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना दिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। तो यह कथन भी दोस्तों ध्रुवसावनी का ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से पता चल रहा है आपको कि इसमें नारी जो व्यथा है वो ज़्यादा दिखाई गई है इस नाटक में। आगे और चलते दोस्तों, कुछ और पंक्तियाँ हैं महत्वपूर्ण बताते हैं आप। आगे है दोस्तों, कौन महादेवी राजा या अभी से महादेवी हूँ मैं, जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हूँ, वह महादेवी आश्चर्य। तो दोस्तों यह कथन भी ध्रुवसावनी जी का ही है, जब उसको सकराज के पास भेज दिया जाता है तब ये कहती हैं। इसके बाद है दोस्तों, अमात्य यह कैसी व्यथा है, तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसक क्यों, एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो,
बचेगा तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो कथन है वो मंदाकिनी का, और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। और नाटक में कथन आजकल पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, और तो सामने से पूछने की संभावना भी है। आगे है दोस्तों, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस आपसी कुल मर्यादा नारी की शत्रु के दुर्ग में न भेजते। भगवान ने स्त्री उत्पन्न करने के अधिकारों से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की दास्यवृत्ति से उन्हें लूटा है। तो दोस्तों यह जो कथन है यह भी मंदाकिनी का ही है। ठीक है दोस्तों, वैसे और भी कुछ महत्वपूर्ण कथन थे दोस्तों, लेकिन ज़्यादा वीडियो बड़ी बन जाती, तो मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें कथन ही होंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप थोड़ा वेट करिए, बहुत जल्दी वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी, आप देखिएगा उसे। आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ इस नाटक के बारे में। जैसे इसमें 3 अंक है दोस्तों, यह एक समस्यामूलक नाटक है, और साथ ही साथ यह एक ऐतिहासिक नाटक भी है, नारी समस्या पर आधारित नाटक है, ये तो आप देख ही रहे हैं, और प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। अब इस कथा का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, यानी कि क्या उद्देश्य है जयशंकर प्रसाद जी का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। तो इसमें प्रसाद जी ने इस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति समस्या को उठाया गया है, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा है, यानी कि इस जो नाटक है इसका केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों इस क्लास में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट अवश्य करिएगा दोस्तों का, जो भी आपको लगता है उसके लिए कमेंट आप अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।